नमस्कार। और आज का जो वीडियो मैसेज है वो एक इंफॉर्मेटिव मैसेज है। और हमेशा की तरह मोटर ओडी इंश्योरेंस क्लेम के विषय में है। अभी कल मैंने एक वीडियो मैसेज शेयर किया था जो एक हुंडई हुंडई वर्ना गाड़ी के विषय में था। वाटर लॉगिंग एरिया में चलने की वजह से हाइड्रोस्टैटिक लॉक लॉस हुआ और जिसकी वजह से उसका इंजन डैमेज हो गया। तो उसके क्लेम के विषय में मैंने और डिस्प्यूट के विषय में मैसेज साझा किया था। और उस पर कल मुझे एक साहब के कुछ मैसेज जो यूट्यूब पर मैसेज शेयर करते हैं उसमें कमेंट आए। और उन वो जो मेरी राय थी उससे इत्तेफाक नहीं रखते थे। तो ये तो कॉमन है कि ज़रूरी नहीं मेरी और आपके बीच जो भी आप देख रहे हैं या दो लोगों के बीच किसी एक विषय को लेके एक राय हो। दोनों की सोच समझ एप्लीकेशन में फ़र्क हो सकता है। और मेरा तो वीडियो बनाने का मैसेज मकसद ही ये है कि जो बहुत सारे लोग जो कुछ अलग सोच रहे हैं और मैं कुछ अलग सोच रहा हूँ। मैं ये दावा नहीं कर रहा कि मैं सही हूँ, हो सकता मैं गलत हूँ। लेकिन मैं फिर भी जो लॉजिकल तरीके से अपनी बात रख रहा हूँ। अगर आप मुझसे सहमत हैं तो ठीक है और अगर असहमत हैं तो इग्नोर कर सकते हैं, कोई ऐसी विषय नहीं है। ना मेरा कोई किसी पे दबाव है कि वो मेरी राय से इत्तेफाक रखे। तो लेकिन जो भी ये साहब थे, खैर उनका धन्यवाद। भाई राय अलग होना एक अलग चीज़ है। उनका कहना ये जो वाटर लॉगिंग एरिया में गाड़ी चली, एक तो उनका कहना था कि ये चलती हुई गाड़ी में नहीं हो सकता, ये बंद गाड़ी में चाबी घुमाने से ही होगा। और दूसरा वो इनंडेशन को मानना था कि खड़ी गाड़ी में वो जो पानी भर जाए उससे जो लॉस हो वो होंगे। और तीसरा जो अगर वो चाबी घुमाई उसको वो कॉन्सिक्वेंशियल लॉस बता रहे थे। तो खैर उनकी मेरी राय में फ़र्क है। और कॉन्सिक्वेंशियल लॉस में हमारे देश में बहुत बड़ी संख्या में लोगों को उसकी परिभाषा में समझने में गलतफ़हमी रहती है या गलती करते हैं। अगर इंश्योरेंस इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की जो मोटर इंश्योरेंस से रिलेटेड बुक है, उसमें कोई भी कॉन्सिक्वेंशियल लॉस की मोटर रोड इंश्योरेंस क्लेम के संदर्भ में या इंश्योरेंस क्लेम के संदर्भ में भाषा को पढ़ सकता है। तो वो मोटर रोड इंश्योरेंस क्लेम के संदर्भ में जो भाषा है, कॉन्सिक्वेंशियल लॉसेस उन लॉसेस को कहा गया है कि एक आदमी गाड़ी से नोएडा से दिल्ली के लिए मान लीजिए गया या कहीं से भी कहीं और रास्ते में उसकी गाड़ी एक्सीडेंट हो गई। उस वजह से उसने फिर एक या तो वो वहाँ होटल में रुका या वो फिर किसी अल्टरनेट ट्रांसपोर्ट टैक्सी बस या चीज़ से गया। और गाड़ी ये 6-7 दिन जो क्षतिग्रस्त या एक्सीडेंट कंडीशन में या रिपेयर होने के दौरान जो उसे ये एक्स्ट्रा खर्चे करने पड़े, जिनको परिणामी हानि हिंदी में या कॉन्सिक्वेंशियल लॉस कहा गया। और इनको पॉलिसी में कवरेज नहीं दी गई है, तो ये कॉन्सिक्वेंशियल लॉस है। लेकिन लोग लोग इसको जो ये कल मैंने जो वाटर लॉगिंग एरिया में गाड़ी चली और हाइड्रोस्टैटिक लॉक लॉस हुआ उसको कॉन्सिक्वेंशियल लॉस बताकर मना करने लगते हैं। तो ये तरीका एक मतलब जो एक्सपर्ट जिसको नॉलेज है इंश्योरेंस की उस नज़रिए से सही नहीं है। इसे आप कॉन्सिक्वेंशियल लॉस की जो परिभाषा है उसे वहीं अप्लाई करना चाहिए। दूसरा दूसरा हाइड्रोस्टैटिक उनका मानना था कि ये सिर्फ जब गाड़ी बंद हो जाएगी और चाबी घुमाएंगे तभी होगा। तो ये सोच भी या तो हाइड्रोस्टैटिक लॉक क्लॉज की ठीक से इनको जान मेरे अनुसार जानकारी नहीं थी। हाइड्रोस्टैटिक लॉक क्लॉज सबसे ज़्यादा जो भयंकर रूप से होता है वो जब गाड़ी स्पीड पे होती है तभी होता है। मैंने ऐसा केस भी देखा है कि गाड़ी बंद भी नहीं हुई, गाड़ी चलती भी रही और उसमें एक एबनॉर्मल साउंड आ गई। और जब बाद में उस साउंड को दिखाने वर्कशॉप पर गए और फिर क्लेम भी दर्ज किया उस साउंड के लिए और इंजन खोला तो उसमें एक कनेक्टिंग रॉड बैंड निकली। यहाँ तक कि मैंने ऐसा भी देखा कि जिसमें 1 महीने बाद या 15 दिन बाद जो है हाइड्रोस्टैटिक लॉक पानी से गुजरी तब हुआ। लेकिन वो ऐसा नहीं था कि गाड़ी रुक जाए, गाड़ी चलती रही।
और वो उसकी कनेक्टिंग रोड बैंड हो गई थी, जो धीरे 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 बढ़ के 15 दिन बाद जिसने इंजन ब्लॉक को तोड़ दिया, और जिसे इंश्योरेंस कंपनी ने फिर क्लेम भी दिया। और और भी इस तरीके से। तो मैंने, भाई मैं तो वीडियो बना ही इसलिए रहा हूँ, मेरा पर्पज़ ही ये है। जो ये साहब का जो मैसेजेस थे, उनकी सोच मेरे से अलग थी और मेरी सोच अलग है। और मैं इसी सोच के विरुद्ध, मतलब लोगों को, जो मेरा मानना है, जो मेरे अनुसार सही है, वो अपनी जगह सही है, मैं अपनी जगह सही हूँ। और मैंने बहुत सारे लोगों को ये क्लेम इस तरीके के दिलाए हैं, 10 से ज़्यादा क्लेम तो मतलब मैं दिला चुका हूँ। और बहुत सारे मैंने जो ये जजमेंट हैं उनमें भी इनको पढ़ा है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि प्रॉक्सीमेट कॉज क्या है। इंश्योरेंस क्लेम के लिए प्रॉक्सीमेट कॉज बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ये जो गाड़ी एक सड़क पे चल रही है और वहाँ बारिश की वजह से पानी इकट्ठा हो गया, तो जो गाड़ी में जो हाइड्रोस्टैटिक लॉक लॉस हुआ, उसका प्रॉक्सीमेट कॉज वो जो जल था, जो जल भराव के कारण जल था, वो प्रॉक्सीमेट कॉज है। और जो हमारी जो पॉलिसी है उसमें कवरेज परल में इनंडेशन आता है। तो लेकिन सबकी अपनी अपनी सोच और समझ है, वो अपनी जगह सही है और मैं अपनी जगह सही हूँ। हाँ, मैं ऐसे बहुत सारे क्लेम लोगों को, 10 से ज़्यादा तो मैं दिला चुका हूँ। एज ए सर्वेयर भी मैंने 3-4 केस ऐसे किए हैं, तो मान लीजिए 15। और जो मैंने सर्वेयर की रिपोर्ट इंश्योरेंस कंपनी पे बाइंडिंग नहीं होती है, और इंश्योरेंस कंपनी ने बाद में पे किए हैं। तो ये है। बाकी बहुत सारे लोग हमारे यहाँ, इवन जो अप्रूव्ड सर्वेयर्स हैं या जो इस जनरल इंश्योरेंस बिजनेस में हैं, वो मोटर इंश्योरेंस को ठीक से समझ नहीं पाते हैं या समझना ही नहीं चाहते हैं क्या कवरेज है। और एक आम आदमी की बात तो दूर ही है कि वो इन चीज़ों को समझेगा। तो मेरा कहना ये है कि हमें मोटर जो ऑडी इंश्योरेंस पॉलिसी है उसे समझना चाहिए, जानना चाहिए। और एक दो परिभाषाएं, प्रॉक्सिमेट कॉज क्या है या कॉन्सिक्वेंशियल लॉस क्या है, तो इनको भी थोड़ा सा जान लें तो शायद बहुत सारे क्लेम में दिक्कत ना हो। तो आज मैं थोड़ी सी इसी विषय में जानकारी दे रहा हूँ। और भाई टाइप्स टाइप्स के व्हीकल्स होते हैं। एक प्राइवेट कार्स होती हैं, प्राइवेट व्हीकल कह लीजिए। दूसरा ये टू व्हीलर्स होते हैं। तीसरा कॉमर्शियल व्हीकल होते हैं। चौथे मिसलेनियस टाइप्स के व्हीकल होते हैं। फिर ट्रेड व्हीकल्स होते हैं, ट्रेड पॉलिसीज़ होती हैं। तो इस तरीके से इन व्हीकल्स के लिए सेपरेट सेपरेट पॉलिसीज़ रखी गई हैं। अभी पीछे इंडियन मोटर टैरिफ 2002 जो चल रहा था, और जिसमें इस तरीके को व्हीकल्स के इंश्योरेंस के लिए वर्गीकरण या पॉलिसीज़ के लिए वर्गीकरण किया गया हुआ था। वैसे अभी डी टैरिफ हो गया है, लेकिन सच्चाई ये है, आज भी वही मोटर जो इंडियन मोटर टैरिफ 2002 या जो उसमें सुधार हो, वही आज भी उन्हीं के अनुसार पॉलिसी हो रही है। यानी स्टैंडर्ड भाषा अभी भी सेम चल रही है, उसमें कोई फ़र्क नहीं आया। अगर कोई फ़र्क आएगा तो वो जो है, जो भी पॉलिसी डॉक्यूमेंट है वो इंश्योर्ड को देना होगा जिससे उसे पता हो। लेकिन अभी भी जो मेरी मेरी जानकारी में अभी भी वो उसी के अनुसार इंडियन मोटर टैरिफ 2002 के अनुसार ही पॉलिसीज़ हो रही हैं। और ये जो मोटर पॉलिसीज़ हैं, इसमें हम जो बात करते हैं, यानी मैं जो बात करता हूँ, स्वयं क्षति बीमा यानी मोटर ओन डैमेज इंश्योरेंस के विषय में बात करता हूँ, और ये भी मैसेज उसी के विषय पे हैं। तो मोटर ऑडी इंश्योरेंस पॉलिसी, बीमा कंपनी और इंश्योर्ड के बीच एक कॉन्ट्रैक्ट है। इंश्योर्ड ने वो प्रीमियम बीमा कंपनी को दिया है, और बीमा कंपनी ने उसे कॉन्ट्रैक्ट के रूप में जो एक्सीडेंट के होने पर क्षतिपूर्ति करने का एक वादा किया है, ये समझिए। तो इसको थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करता हूँ, जिससे आप इस मैसेज से समझ के अगर कभी क्लेम आए तो आप बेहतर तरीके से अपने क्लेम को डील कर सकते हैं। वरना बहुत सारे लोगों को तो यही पता होता है कि गाड़ी साहब एक दूसरी गाड़ी से टक्कर हुई, या अपनी किसी पेड़ से हुई, गाड़ी से हुई, आदमी से हुई, जानवर से हुई, उसमें जो या दीवार से टकराई, वो जो एक्सीडेंट हुआ सिर्फ उसके लॉस कवर होते हैं। तो ऐसा नहीं है। हमारी पॉलिसी में जो मोटर ऑडी इंश्योरेंस पॉलिसी है इंडिया में, उसमें बहुत सारे जोखिम के लिए कवरेज दी हुई है।
तो मैं अभी एक प्राइवेट कार पैकेज पॉलिसी की कुछ भाषा पढ़ रहा हूँ। ये सेक्शन फर्स्ट है, लॉस ऑफ और डैमेज टू द व्हीकल इंश्योर्ड। The company will indemnify the insured against loss or damage to the vehicle insured hereunder and or its accessory wells thereon। तो will indemnify लिखा हुआ है। अब ये आएगा कि इंडेमनीफाई क्या है। इंडेमनीफाई को हिंदी में कहें तो क्षतिपूर्ति कह सकते हैं। यानी कि इंश्योरेंस कंपनी, द कंपनी इंश्योरेंस कंपनी क्षतिपूर्ति करेगी। एक इन्होंने नीचे लिस्ट दी है जिसमें 10 जोखिम लिखे हुए हैं जिन्हें पैरल्स बोलते हैं, कि अगर इनके अंतर्गत कोई नुकसान होगा तो बीमा कंपनी विल इंडेमनीफाई यानी क्षतिपूर्ति करेगी। यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि यहाँ पे कोई पार्ट्स का नाम नहीं लिखा हुआ है कि बोनट, बम्पर, हेडलाइट्स, वायरिंग, शीश, ग्लास, विंड स्क्रीन, छत, सीट, डैशबोर्ड, एयरबैग्स, ये कुछ नहीं लिखा। विल इंडेमनीफाई लिखा हुआ है यानी क्षतिपूर्ति करेगी। तो जो बहुत से लोग कंज्यूमेबल और नॉन कंज्यूमेबल में डिफरेंस करते हैं, तो स्टैंडर्ड पॉलिसी में कहीं पे भी किसी स्पेसिफिक पार्ट के लिए नहीं लिखा हुआ, इंडेमनीफाई करने के लिए लिखा है। यानी ये एक इंडेमनिटी का कॉन्ट्रैक्ट है, यानी कि ये क्षतिपूर्ति का कॉन्ट्रैक्ट है। तो इसलिए ये जो एड ऑन कवरेज एक कंज्यूमेबल करके आती है, ये बस चल रही है। अदरवाइज जो भी क्षतिपूर्ति, जो भी गाड़ी को एक प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी होता है जिसके अकॉर्डिंग ये कॉन्ट्रैक्ट काम करते हैं। यानी कोई गाड़ी एक्सीडेंट हुई, उससे जस्ट पहली अवस्था में लाने में जो भी खर्च होगा वो इंश्योरेंस कंपनी टर्म्स एंड कंडीशन के तहत वहन करेगी। तो ये इंडेमनिटी का कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो इसमें कोई भी ना तो बोनट लिखा ना बम्पर लिखा, यानी उसको वैसी अवस्था में लाने में यदि बोनट डालना पड़ेगा तो उसका खर्चा, पेंट करना पड़ेगा तो पेंट, डेंट करना पड़ेगा तो डेंट वो देना पड़ेगा। या यदि उसमें कोई बोल्ट डलेगा, नट डलेगा, या उसको इंडेमनीफाई करने में एसी गैस डलेगी या सीलेंट कट डलेगी या इंजन ऑयल डलेगा तो वो देना पड़ेगा कॉन्ट्रैक्ट, इस कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग, यानी इंडेमनीफाई करने के लिए। तो खैर अभी हम मुद्दे पे रहते हैं, अभी हम भटकते नहीं हैं। तो ये जो इसमें 10 पैरल्स दी हुई हैं जोखिम, जिनके तहत यदि लॉस हुआ है तो क्लेम मिलेगा। एक एक शब्द आता है प्रॉक्सिमेट कॉज। प्रॉक्सिमेट कॉज है कि सबसे इम्पोर्टेंट कारण नुकसान होने का। किसी किसी केस में एक या दो या तीन भी हो सकते हैं कि पहले एक हुआ, फिर दूसरा हुआ, फिर तीसरा हुआ। तो जो उसमें सबसे ताकतवर और जो मेन कॉज नुकसान का होगा उसको प्रॉक्सिमेट कॉज माना जाता है। जैसे जो मैं कल हुंडई वर्ना वाला जो केस दिया था, जो सड़क पे पानी भरा हुआ था, उसमें जो इनंडेशन, जो जल भराव था, जो जल था जो इंजन में पहुंच गया, और जिसमें जो मेरा मानना है कि उन्होंने कोई चाबी भी नहीं घुमाई और चलते हुए स्पीड में ही हुआ, तो उसमें पानी पहुंचने की वजह से जो इनंडेशन के तहत ये आएगा, इनंडेशन पैरल के तहत। तो ये एक कवरेज पैरल मैंने बताई थी और ये लॉस को एडमिसिबल बताया था। तो अभी हम ये इसमें सबसे पहली है बाई फायर यानी अग्नि, दूसरा एक्सप्लोजन यानी कि विस्फोट, सेल्फ इग्निशन यानी स्वप्रज्वलन, यानी गाड़ी में किसी वजह से जो आग लग जाती है अपने आप ही, जो पता भी नहीं चले, सेल्फ इग्निशन। और लाइटिंग, लाइटिंग मीन्स जो आकाशीय बिजली चमकती है वो। तो ये फर्स्ट आ गया। फिर है दूसरा नंबर बाई बर्गलरी, हाउस ब्रेकिंग और थेफ्ट। बर्गलरी बोलते हैं सेंधमारी, यानी जिसमें कुछ ज़बरदस्ती करके घर में घुस के या कहीं भी घुस के जो चोरी की जाती है, या सामान, उसको बर्गलरी बोलते हैं। हाउस ब्रेकिंग यानी घर तोड़कर, और थेफ्ट तो चोरी है। तीसरा है बाय राइट एंड स्ट्राइक, यानी कि दंगे और स्ट्राइक की वजह से अगर कहीं जो लॉस हो जाए गाड़ी में तो वो इस पैरल के अंतर्गत आ जाए, बाय राइट एंड स्ट्राइक। फिर है जी साहब चौथा बाय अर्थक्वेक, अर्थक्वेक और ब्रैकेट में फायर एंड शॉक डैमेज, यानी अर्थक्वेक के कारण जो लॉस आएगा, ब्रैकेट में फायर एंड शॉक डैमेज भी लिखा है। तो ये इस पैरल के तहत आएंगे। जैसे अभी अफगानिस्तान में भूकंप आया है,
और हमारे देश में भी कभी कभी पहले गुजरात में बहुत बड़ा भूकंप आया था, जम्मू एंड कश्मीर में आया था, बहुत पहले उत्तराखंड में आया था। तो ये एक कवरेज स्पाइरल है। फिर है पांचवी, बाय फ्लड, यानी कि बाढ़, जो आजकल पंजाब में आई हुई है बहुत बड़े हिस्से में। पीछे पिछले साल बरोड़ा गुजरात में आई थी, और भी बहुत सारे हिस्से में आई थी। और भी देश में बहुत सारी जगह फ्लड, हमारे बिहार में आती रहती है। और जो मेरा जिला है डिस्ट्रिक्ट बिजनौर, उसमें भी गंगा जी होके बहती है, तो वहाँ भी गंगा जी के आसपास बाढ़ आई हुई है। फिर है टाइफून, हरिकेन, स्टॉर्म, टेम्पेस्ट, ये सब एक चक्रवात, समुद्री चक्रवात, झंझावात, ये ऐसे भाषाएं हैं, ये हमारे देश में कम इस्तेमाल होते हैं, लेकिन इनकी, क्योंकि हमारा जो टैरिफ है ज़्यादातर विदेश से कॉपी किया हुआ है, ब्रिटिश से ज़्यादा कॉपी है इसमें, तो ये शब्द भी वहीं के ज़्यादा हैं। टाइफून, हरिकेन, स्टॉर्म, टेम्पेस्ट। फिर है इनंडेशन। इनंडेशन जल भराव, यानी कि एक ड्राई लैंड पे जो जल भर के है और आपकी गाड़ी उससे गुजर रही है, तो वो खड़ी गाड़ी है, और अगर जल भर गया तो भी जो लॉस होंगे वो भी, और अगर चल रही है और तब पानी उसमें गुजर गया, तो वो वजह इनंडेशन है। तो वो लॉस इनंडेशन पैरल के तहत आएंगे। और एक एक जजमेंट था, मैं आपको उसको डिस्क्रिप्शन में शेयर भी करूँगा। वो स्टेट कमीशन का है, मर्सिडीज गाड़ी का। उसमें तो उन्होंने उस पानी को बाई एक्सीडेंटल एक्सटर्नल मीन्स में माना कि पानी तो एक बाहरी कारण है जो इंजन के अंदर आ गया, और व्यक्ति जो गाड़ी चला रहा है उसका कंट्रोल नहीं था उस पानी के आने पे, सड़क पे वो गाड़ी चला रहा था। और उसमें एक अप्रूव सर्वेयर की रिपोर्ट भी ली गई, और उन्होंने उसको बाई एक्सीडेंटल एक्सटर्नल मीन्स पैरिस के तहत रखा, और क्लेम को एडमिसेबल बताया और इसी का आदेश दिया। जबकि जो सर्वेयर उनके लगे थे, उनका कहना वही कि व्यक्ति ने उसमें बार बार चाबी घुमाई है, यानी क्रैंक की कोशिश की है, और इस वजह से ये हाइड्रोस्टैटिक लॉक लॉस हुआ है, ये कॉन्सिक्वेंशियल लॉस है, और इसलिए क्लेम नहीं मिलना चाहिए। ये जो बीमा कंपनी, और जो बीमा कंपनी द्वारा नियुक्त अप्रूव सर्वेयर थे, ये उनका कहना था। और जो कोर्ट के आदेश से या जैसे भी उसमें एक अलग सर्वेयर लगे, उनका कहना ये था कि ये इसमें इंश्योर्ड की कोई गलती नहीं है, ना चाबी घुमाई, और जब ये चल रही थी तो पानी आया और उसके इंजन में पहुंचा। एयर फिल्टर पहुंचने का तरीका एक ही था, और ये बाई पानी ने जो की वजह से हाइड्रोस्टैटिक लॉक लॉस हुआ, और ये बाई एक्सीडेंटल एक्सटर्नल मींस के तहत उन्होंने लॉस माना और क्लेम को एडमिसेबल बताया। और इसी बेसिस पे कोर्ट ने के क्लेम को एडमिसेबल बताया और बीमा कंपनी को पे करने का ऑर्डर दिया। और इस संदर्भ में उन्होंने तीन चार और भी सपोर्टिव जजमेंट का जिक्र किया। तो जो रात मुझे साहब कह रहे थे उनके लिए भी यही जवाब है, लेकिन वो उनकी अपनी ओपिनियन है, मेरा उस पर कोई दबाव नहीं है। वो वो मुझसे सहमत असहमत कुछ भी हो सकते हैं, अगर मुझसे असहमत हैं तो इग्नोर करें। अब जैसे यही केसेस में दो अप्रूव सर्वे, एक का साथ कॉन्सिक्वेंशियल लॉस मानना था और एक का नहीं मानना, एक का बाई एक्सीडेंटल एक्सटर्नल मीन्स के तहत माना, और कोर्ट ने उनकी बात मानी और क्लेम को एडमिसेबल बताया और बीमा कंपनी को पे करने के लिए कहा। तो सब यही है कि लॉजिकल होना बहुत ज़रूरी है, और किसी बात को ज़बरदस्ती पेलना कि नहीं साहब ये ऐसा है, तो वो गलत है। भाई गाड़ी की कवरेज तो है। अभी खैर मैं पहले हाँ मुद्दे पे ही रहता हूँ। तो ये थी। फिर है छठी, बाई एक्सीडेंटल एक्सटर्नल मीन्स, जिन्हें हम मोस्टली लोग समझते हैं कि गाड़ी कहीं दूसरी गाड़ी से टकरा गई, पेड़ से टकरा गई, दीवार से टकरा गई, किसी जानवर या प्राणी से टकरा गई, तो उस टक्कर में जो नुकसान है, वो उसको नॉर्मली बाई एक्सीडेंटल एक्सटर्नल मीन्स कहते हैं। बहुत से लोग इसको एक्सटर्नल इम्पैक्ट भी समझ लेते हैं और इसको जिक्र भी करते हैं, लेकिन ये एक्सीडेंटल इम्पैक्ट के लिए नहीं है। इसका है बाहरी कारण, दुर्घटना का कोई बाहरी, जिस बाहरी वजह से दुर्घटना, बाहरी कारण की वजह से दुर्घटना हो रही हो, तो ये एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट नहीं, एक्सटर्नल रीजन, कारण को बताया गया इसमें। तो इसको भी समझने में बहुत लोग
कई बार गलती कर देते हैं, लेकिन ये बाई एक्सीडेंटल एक्सटर्नल मीन्स है जो टक्कर वाले जो एक्सीडेंट जिसे मोस्टली लोग समझते हैं कवरेज, वो इसके तहत होती है। फिर है बाई मलेशियस एक्ट, यानी दुर्भावनापूर्ण कृत्य। तो जैसे कोई एक आदमी है, अपनी नई गाड़ी ली या पुरानी ली या जैसी भी है, और आपसे वो रंजिश रखता है, उस गाड़ी में स्क्रैच कर दे, उसमें कोई पत्थर मार दे, शीशा फोड़ दे, उसका उसमें आग लगा दे, या जो भी कुछ करे, तो वो सब, या आपकी गाड़ी छीन ले, तो ये सब है बाई मैलिशियस एक्ट। और एक एक है कि एक बच्चा है, वो आपकी गाड़ी में अबोधपन में उसमें स्क्रैच कर देता है, तो वो मैलिशियस एक्ट नहीं है, बच्चे की कोई दुर्भावना नहीं है, तो वो बाई जो एक्सीडेंटल एक्सटर्नल मीन्स में आएगा। तो एक तरीके का लॉस है, लेकिन दोनों में जो वजह है वो अलग है। एक में दुर्भावना है और एक में बच्चा अबोध है, लेकिन उसने फिर भी स्क्रैच करते हैं। तो ये है। फिर है साहब आठवां बाई टेररिस्ट एक्टिविटी। तो ये जो भी टेररिस्ट एक्टिविटी सब जानते ही हैं, जैसे पहलगाम में हुई, तो उस तरीके से ये बाई टेररिस्ट एक्टिविटी की कवरेज हो गई। फिर वायरलेस वायरलेस इन ट्रांजिट बाय रोड, रेल, इनलैंड वाटरवे, लिफ्ट, एलिवेटर और एयर, यानी कि जो ट्रांजिट होती है, गाड़ी को अपने ट्रक में रखा, या ये रेल, इनलैंड वाटरवे, लिफ्ट, एलिवेटर, एयर, ये इसके ट्रांजिट की भी कवरेज है। बहुत से लोग इसमें भी कंफ्यूजन करते हैं कि साहब नहीं, इसके लिए अलग से पॉलिसी होनी चाहिए, ये नहीं है, तो ट्रांजिट में भी कवरेज है। और ये नंबर 9 है, तो इसे पढ़ लें। अभी मेरे एक मित्र हैं फरीदाबाद से, वो पूछ रहे थे इस विषय में, तो मैंने उन्हें बताया था। और मैंने इस पैरिल के अंतर्गत भी क्लेम असेसमेंट किया और इंश्योरेंस कंपनी ने पे किया। ठीक ठाक अमाउंट का क्लेम था। एक ट्रक में गाड़ी लोड होके आ रही थी, और वो रास्ते में आंधी की वजह से ट्रक पलट गया था, जिससे उस गाड़ी में भी लॉस आया था, और कंपनी ने क्लेम दिया था। और 10वां है बाई लैंडस्लाइड और रॉक स्लाइड। तो ये लैंडस्लाइड और रॉक स्लाइड भी हम सब समझते हैं, पहाड़ों पे आजकल बहुत लैंडस्लाइड हो रही है। तो अगर इस वजह से लॉस होता है, तो वो भी, उसकी भी कवरेज है, ये भी एक पैरल है। तो बस जो दुर्घटना का जो कारण है, प्रॉक्सिमेट कॉज जो है, वो इन 10 के अंतर्गत किसी में आता है, तो क्लेम एडमिसिबल होगा, जो भी टर्म्स एंड कंडीशन के तहत। तो हमें, अगर कोई भी व्यक्ति है जिसकी गाड़ी का इंश्योरेंस है, तो वो थोड़ा सा इस चीज़ को जाने, मैं इसको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, और वो देखिए कि इसके अंतर्गत हमारा आता है क्लेम या नहीं आता है, तो वो जान सकता है। और तार्किक तरीके से, अगर जैसे कोई आदमी कहता है साहब कि कंज्यूमेबल नहीं मिलेगा, तो आप सवाल कर सकते हैं, साहब ये तो इंडेमनिटी का कॉन्ट्रैक्ट है। इंश्योरेंस पॉलिसी में तो जो पार्ट आपने अलाउ किए हैं, बोनट, बम्पर, मतलब इस तरीके से, वो कहाँ लिखे हैं, और जो इनको मना कर रहे हैं वो कहाँ लिखा है, और कंज्यूमेबल और नॉन कंज्यूमेबल में कहाँ मतलब डिफरेंस लिखा हुआ है जो विभेद कर रहा है पॉलिसी में। पॉलिसी तो कोई डिफरेंशिएट नहीं कर रही है इस चीज़ के लिए, तो वो पूछ सकते हैं। दूसरा, ये जो कवरेज हैं, इनके बारे में आप, जैसे यही पानी इनंडेशन वाला जो केस है, तो आप समझ सकते हैं कि साहब ये नुकसान की वजह क्या है। आप जो भी कोई सर्वेयर साहब हैं कि साहब बताइए फिर दुर्घटना का प्रॉक्सिमेट कॉज क्या है। इस क्लेम, ये जो लॉस, क्लेम लॉस है, इसका प्रॉक्सिमेट कॉज क्या है? क्या पानी नहीं है जो पानी गया, और क्या मेरा कंट्रोल था, मैं उसको रोक सकता था, या परिस्थिति ऐसी थी कि ये हो गया? तो इसमें क्या मेरा कोई कंट्रीब्यूशन है या नहीं? तो प्रॉक्सिमेट कॉज क्या है, ये जानना ज़रूरी है, और उनको बताना। दूसरा हो गया ये कॉन्सिक्वेंशियल लॉस है। तो अब कह सकते हैं साहब, कॉन्सिक्वेंशियल लॉस की परिभाषा देखिए, इंश्योरेंस इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की बुक में पढ़िए। ये कॉन्सिक्वेंशियल लॉस नहीं है, ना इसको इस तरीके के लॉस को मना लिखा है। हाँ, कॉन्सिक्वेंशियल लॉस को मना लिखा हुआ है, लेकिन कॉन्सिक्वेंशियल लॉस वो है जो मेरी गाड़ी क्षतिग्रस्त हालत में जितने समय रही, उस गाड़ी को इस्तेमाल करने की वजह से, जो ना करने की वजह से, ना होने की वजह से जो मुझे लॉस हुआ, वो कॉन्सिक्वेंशियल लॉस यानी परिणामी हानि है। ये तो डैमेज ही है और लॉस ही है, और एक्सीडेंटल ही लॉस है।
तो ये कह के मना करना गलत है। और कॉन्ट्रैक्ट के में तो इंश्योरेंस कंपनी ने लिखा ही है, द कंपनी विल इंडेमनिफाई द इंश्योर्ड अगेंस्ट लॉस और डैमेज टू द व्हीकल इंश्योर्ड हियर अंडर एंड और इट्स एसेसरीज वायलेस्ट देयर ऑन। तो ये तो उसमें इनंडेशन लिखा हुआ है, या और भी जो भी है, फायर है, सेल्फ इग्निशन है, बहुत सारे क्लेम में जो टक्कर से अलग होते हैं उनमें प्रॉब्लम आती है। तो आप बड़े आराम से जो भी कोई सर्वेयर साहब या बीमा कंपनी है उनको सुनिए, उनसे पूछिए साहब इसमें प्रॉक्सीमेट कॉज क्या है, क्या ये कवरेज नहीं है, नहीं है तो क्यों नहीं है, और कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग बताइए कौन सी स्पेसिफिक टर्म्स एंड कंडीशन के तहत ये क्लेम नहीं मिलना चाहिए। जबकि मेरी इंश्योरेंस पॉलिसी तो जो नॉर्मल पॉलिसी है कि इंडेमनिटी का कॉन्ट्रैक्ट है। और सर्वेयर जो साहब हैं या बीमा कंपनी है उनसे जवाब मांगिए कि इस पॉलिसी के अकॉर्डिंग डिनाई कीजिए, ये नहीं कि इसमें एड ऑन कवरेज नहीं है, वो तो अलग है। अगर क्लेम डिनाई करना है तो इस स्टैंडर्ड पॉलिसी के अकॉर्डिंग इसके टर्म्स एंड कंडीशन के तहत करना है। तो ये अगर आपका कोई भी क्लेम है और आप लॉजिकल होंगे और आपको लॉजिकल तरीके से सवाल करेंगे तो आपको बहुत उम्मीद है न्याय मिलेगा। तो आज का ये जो वीडियो था ये एक इंफॉर्मेटिव वीडियो था, और इसमें मुझे सिर्फ यही बताना था कि मेरे से सहमत होना ज़रूरी नहीं है। आप मुझसे मेरे से विरोधाभास रख सकते हैं, मेरे से अलग सोच सकते हैं, और मैं ये जो विरोधाभास है इसी के लिए वीडियो बनाता हूँ, इसी के लिए लोगों को गाइड करता हूँ और कोशिश करता हूँ कि उनके साथ न्याय हो। अब ये मैं सही हूँ या गलत ये तो ईश्वर जाने, और मेरा प्रयास तो बेहतरी के लिए, सही के लिए, और लोगों को सही बीमा क्लेम मिले उसके लिए है। अब बाकी ईश्वर पे छोड़ते हैं और इस वीडियो को विराम करते हैं। नमस्कार, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। नमस्कार।